हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, तुम लोग इससे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उसके विभिन्न केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। पहला जो पढ़े थे वो कम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए हो। अब तुम्हें पढ़ना है जो आगे की इसकी अभिक्रियाएं हैं। जो चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन उपचयन, रेडक्शन अपचयन। ठीक है, तो तुम पहला पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, ठीक है ना। देखो, द्विविस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है। जैसे देखो, उदाहरण में ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है बेटा, बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ गया, ठीक है, और ये सोडियम जो है किसके साथ चला, ये बेरियम के साथ सल्फेट और सोडियम के साथ क्लोरीन, ठीक है बेटा। तो ये जो है आयनों के मध्य अदला बदली, आदान प्रदान, अदला बदली हो जाती है, आयन इधर उधर हो जाते हैं। तो इससे बन गया, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया किया तो बन गया बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो इस अभिक्रिया का मेन काम होता है कि जो अभिकारक हैं उनके आयनों के मध्य अदला बदली हो गई, ठीक है। ऐसी दूसरा रिएक्शन देख लो, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो इसलिए भी आयनों के मध्य अदला बदली हो गई। तो ये देखो, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आ गया और ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ आ गया। तो यहाँ भी बन गया आयनों के मध्य अदला बदली के कारण सिल्वर क्लोराइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, द्विविस्थापन कहलाती है, ठीक है। अब जो पांचवा है वो है ऑक्सीडेशन उपचयन। देखो, उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है, देखो उदाहरण, इसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। देखो ये किस तरह, उदाहरण के रूप में देखो, इसमें एक चाइना डिश लेते हैं, ठीक है, और उस चाइना डिश में थोड़ा कॉपर का पाउडर लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर का पाउडर लेते हैं और उसको स्टैंड पे रख के और बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब इसको बर्नर की सहायता से गर्म करोगी तो ये जो कॉपर है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये वायु की ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, ये कॉपर जो ये चाइना डिश में रखी हो और बर्नर के द्वारा गर्म कर रही हो, ये वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। ये एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो उसको कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके विपरीत अभिक्रिया होती है, यदि मान लो ये चाइना डिश में कॉपर पाउडर ली और इसको बर्नर के द्वारा गर्म की तो ये वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। इसमें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई।
लेकिन ये जो कॉपर पाउडर है, अगर इसके ऊपर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया है, यदि उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, ठीक है ना, इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, तो जानते हो क्या हो गया? ये जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेता है और ये कॉपर फ्री हो गया। ठीक है, तो इसमें से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, कमी हो गई। तो ये यहाँ बोलोगे कि ये एक अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया। लेकिन एक चीज है, ये जो अभिक्रिया है बेटा, इस अभिक्रिया में ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड में इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका तो रिडक्शन हुआ। क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ। लेकिन इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया ना, इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? इस हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, और इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका हो गया रिडक्शन। एक ही अभिक्रिया में दोनों हो गया। ठीक है ना, तो जब एक ही अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं हो जाती हैं तो इसको बेटा बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम अभी रिएक्शन द्वारा समझा दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो अभिक्रिया थी, उपचयन और अपचयन की जो अभिक्रिया थी, उसको इस रिएक्शन में समझो। देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, जब हाइड्रोजन से क्रिया किया तो ये कॉपर और ये वाटर बनाया, जल बनाया। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं साथ होती दिख रही हैं। देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर बना दिया, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। तो जब इस कॉपर से ऑक्सीजन निकली तो ये कॉपर का अपचयन हो गया, ये अपचयित हो गया। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये अपचयित हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका उपचयन हो गया, वो उपचयित हो गया। तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, जिसमें कि एक अभिकारक अपचयित हो जाता है और दूसरा अभिकारक उपचयित हो जाता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन एग्जाम में देखो पूछा जाता है। ये देखो, इस रेडॉक्स रिएक्शन का एक दूसरा उदाहरण है, ये जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन उपचयित हो गया। ठीक है, लेकिन ये जिंक जो है, इससे ऑक्सीजन निकल गई तो ये अपचयित हो गया। तो ये एक अदर उदाहरण है किसकी? रेडॉक्स रिएक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक का अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है तुम्हारा संचारण, कोरोजन। ठीक है, देखो, ये जो कोरोजन है, इसको तुम अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव करती हो। जैसे अगर लोहे की बनी वस्तु को बहुत दिन तक खुला छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और अगर ज़्यादा दिन छोड़ा जाए तो वो जो भूरे रंग की परत होती है वो झड़ने लगती है, तो वो लोहा बेकार हो जाता है। ठीक है ना, उसी तरह अगर तुम
और उसकी जगह जगह पे खुदर जाता है, खुदरना कहते हैं, संचारण कहते हैं, धीरे धीरे वो झड़ जाता है। उसी तरह चांदी को देखो, चांदी जो है वो जब वायु के संपर्क में आती है तो उसके सल्फाइड से क्रिया करके और पता चलेगा कि चांदी जब बहुत दिन तक हवा के संपर्क में रहती है तो उस पे हल्के काले रंग की परत चढ़ने लगती है। तुम लोग घरों में देखे होंगे, मम्मी उम्मी जो पायल पहनती हैं तो जब वो नया रहता है तब तो बहुत शाइनिंग करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो पायल अगर उसकी अच्छे से सफाई ना की जाए तो ब्लैकिश होने लगता है, उस पर एक लेयर जम जाती है। ठीक है, उसी तरह तुम देखे होगे अगर घर में तांबे का बर्तन होगा तो अगर उसको बहुत अच्छी तरह हम धुलते हैं, मांजते हैं तो वो शाइनिंग करता रहता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो चांदी पे काले रंग की परत चढ़ गई, तांबे पे हरे रंग की, वायु के संपर्क में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और लोहा को जंग, लोहे पे जो जंग लगता है वो तो जानते ही हो। तो ये जो प्रक्रिया है जो वायु के संपर्क में हो रही है वो कहलाती है संचारण। उसको क्या कहते हैं? परत का चढ़ना जो है वो संचारण कहलाता है। देखो, लोहा संचारण के कारण लोहे की बहुत क्षति होती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। लोहे के ऊपर बहुत औद्योगिक स्तर पर जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लोहे के औजार होते हैं, तो संचारण से बचने के लिए उन पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और वह क्रिया जिसमें कि लोहे को संचारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है बेटा, उसको यशद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये क्रिया जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, यशद लेपन कहलाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी लोहे की औजारों को संचारण से बचाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक का लेपन लगाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रक्रिया हो गई। इसके अतिरिक्त लोहे की बनी वस्तुओं को बचाने के लिए उसको मिश्रित बना दिया जाता है, मिश्र धातु बना दिया जाता है। जैसे मान लो अपना स्टेनलेस स्टील है तो इसमें लोहे के साथ निकेल को मिला दिया जाता है, जिसके कारण इनमें मूर्छा नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। तो जब प्योर लोहा रहता है तो उसमें संचारण बहुत अधिक होता है। ठीक है, लेकिन अगर लोहे के साथ विभिन्न धातुओं को मिला दिया जाता है तो उसमें संचारण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ये जो गैल्वेनाइजेशन है इसके द्वारा लोहे की क्षति को रोका जाता है, यश लेपन द्वारा लोहे की क्षति को रोका जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है संचारण को रोकने के लिए यशद लेपन की क्रिया, जिसमें कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब जो दूसरा है वो है तुम्हारी विकृत गंधिता। ठीक है बेटा, रैंसिडिटी या विकृत गंधिता। तुम अपने घरों में देखे होंगे, वसी पदार्थ हो, तेली पदार्थ हो, ये जो वसी और तेली पदार्थ होते हैं जब बहुत ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम मार्केट से चिप्स का पैकेट खरीद के लाई और उसको खोल दी, जब तक वो बंद है तब तक तो ठीक स्वाद रहेगा, लेकिन खोल के अगर छोड़ देती हो तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो जितने वसायुक्त पदार्थ होते हैं या तेली पदार्थ होते हैं, जब वायु के संपर्क में बेटा आते हैं तो वो वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, और जब वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो पदार्थ उपचयित हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। ठीक है, उपचयन के बाद पदार्थ का स्वाद और गंध बदल जाता है।
यह क्रिया जिसमें वसी और तेली पदार्थ का स्वाद और गंध बदल गया, वो पदार्थ विषाक्त भी हो जाता है, तो यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ये देखो, ये विकृत गंधिता कहलाती है, जिसमें कि वसी या तेली पदार्थ वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित हो गया, तो स्वाद बदला, गंध बदला, और वो विषाक्त भी हो जाता है। वो खाने में हानि पहुंचाता है, विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न करता है। तो यह जो क्रिया हुई वो विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, इसीलिए देखे होंगे जो चिप्स का पैकेट आता है, उस पैकेटों में विकृत गंधिता से बचने के लिए, रैंसिडिटी से बचने के लिए, उस पैकेट के अंदर पैकेट से वायु को निकाला जाता है और उसमें कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे कि ये जो विकृत गंधिता की जो क्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। जब तक वो पैकेट पैक रहता है जिसमें कि वायु को निकाल के नाइट्रोजन भरा गया है, तब तक वो जो है विकृत गंधिता की क्रिया नहीं हो पाती। मतलब जो पदार्थ भरा है वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाता। उसी तरह घरों में देखे होंगे, जितने भी तेलीय और वर्षी पदार्थ होते हैं, जब तक हम खाद्य पदार्थों को वायु रोधी डिब्बों में भरे रहते हैं तब तक तो वो ठीक रहता है, और खुले होने पर उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो ये जो है विकृत गंधिता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के सभी टॉपिक हो गए। तुम्हारा कोरेजन, ठीक है, कोरेजन से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन की है, रैंसिडिटी से बचने के लिए तुम वायुरोधी डिब्बों में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, और जो पैकेट आते हैं मार्केट में जिसमें कि विभिन्न पदार्थ, खाने के पदार्थ रहते हैं, उनकी ये विधि होती है कि उसमें से जो वायु है उसको निकाल के और नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे कि जो पदार्थ है उसकी रैंसिडिटी न होने पाए, वो विकृत गंधिता अभिक्रिया से न गुजरे, और उनका स्वाद और गंध न बदले, वो विषाक्त न हो। तो ये तुम्हारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, और इसी के साथ बेटा ये जो चैप्टर है तुम्हारा समाप्त हो गया। अब तुम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे।